हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम ग्रामीण परिवेश के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे जो आने वाले लेखपाल के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। लेखपाल की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं या फिर जो नंबर दिया है उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें जितने भी हैंड रिटन नोट्स जिसके आप वीडियोज़ देखते हैं सब आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे टेस्ट और क्विज़ के साथ ही। एक अलग ग्रुप आज बना दिया गया है टेस्ट के लिए और क्विज़ के लिए, जिसे केवल टेस्ट और क्विज़ लेना हो वो ग्रुप ज्वाइन कर सकता है, जो नंबर दिया है उस पर कॉन्टैक्ट करके। किसको संयुक्त रूप से अधिकार अभिलेख कहा गया है? तो खसरा और खतौनी को अधिकार अभिलेख कहा जाता है। दोनों को संयुक्त रूप से कहा जाता है। अगर खसरा या खतौनी अलग अलग लिखा रहे तो उसे अधिकार अभिलेख नहीं कहा जाएगा। खेवट क्या होता है? तो जमींदारों से संबंधित जो रजिस्टर होते हैं, जमींदारी प्रथा जब चलती थी उस टाइम पे एक रजिस्टर होता था जिसे खेवट कहा जाता था, जो अब बंद हो गया है। आगे चलेंगे। खसरा और खतौनी लेख तैयार करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति कौन है? तो लेखपाल तैयार करता है खसरा और खतौनी दोनों। खसरा और खतौनी का निरीक्षक कौन होता है? तो राजस्व निरीक्षक, जिसे कानूनगो कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे भू राजस्व से संबंधित मुकदमों का निर्णय करता कौन होता है? कौन निर्णय लेता है जितने भी भू राजस्व से संबंधित मुकदमे होते हैं? तहसीलदार। वह भू अभिलेख जिसमें व्यक्ति विशेष से संबंधित सभी भूमि का उल्लेख होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे खतौनी कहा जाता है। अब खतौनी का जो प्रावधान है वो भू राजस्व अधिनियम की किस धारा के तहत होता है? तो धारा 33 के तहत। नेक्स्ट है यहाँ पे लोहिया ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2013 में। जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2005 में। गोवंश सहभागिता योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 6 अगस्त 2019 को हुई थी। योगी सरकार के द्वारा जो आवारा पशु घूमते रहते हैं उनको पालने के लिए कुछ धनराशि दी जाती है, पर डे 30 रुपीज़ के हिसाब से दी जाती है। तो ये 2019 में आई थी गोवंश सहभागिता योजना। आगे चलेंगे। ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय किसने कहा है? तो एक व्यक्ति काफ़ी फेमस है, रॉबर्ट रेडफील्ड। इन्होंने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय इसलिए कहा है क्योंकि गांव के लोग आपस में एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होते हैं। किसी के यहाँ कोई एक फंक्शन होता है तो ऐसा लगता है पूरे गांव में फंक्शन है। आगे चलेंगे। भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारत की बात की जा रही है यहाँ पे 1966 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद इसके अध्यक्ष हनुमंतैया बन गए थे, हनुमंतैया नाम करके था। तो पहले कौन थे? मोरारजी देसाई। बाद में ये मंत्रिमंडल में शामिल हो गए थे तो इन्हें ये हट गए थे। आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश में विकेंद्रीकरण और प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1995 में, 1995 में। उत्तर प्रदेश में विकेंद्रीकरण और प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना 1995। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना कब हुई थी? अब यहाँ पे वो त्रिस्तरीय पंचायत की बात नहीं की जा रही जो बलवंत राय मेहता समिति के बनने के बाद उसके बाद हुई थी। यहाँ पे एक नॉर्मल पंचायत की बात हो रही है। कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 15 अगस्त 1949 को। किस अधिनियम के तहत? तो संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम, जो कि 1947 वाला अधिनियम था, उसी के तहत 1949 में उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना हुई। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन कब आया था? तो ये 1992 में आया था। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कब पारित हुआ था संविधान संशोधन। ये 73वां वाला जो था ग्राम पंचायत से संबंधित 1992 में। पूरे भारत में ये लागू कब हुआ? तो 24 अप्रैल 1993 में। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन अधिनियम, जो इसी को लागू करने के लिए आया था, वो कब लागू हुआ उत्तर प्रदेश में? 1994 में। तो ये संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। लागू कब हुआ? 93 में। उत्तर प्रदेश में लागू कब हुआ? 1994 में। आगे चलेंगे। भारत सरकार द्वारा गन्ना अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1934। उत्तर प्रदेश में गन्ना विकास विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में। उत्तर प्रदेश में गन्ना विकास विभाग की स्थापना 1935। भारत सरकार द्वारा गन्ना अधिनियम कब पारित किया गया था? 1934। तहसील दिवस कब मनाया जाता है? तो माह के पहले और तीसरे मंगलवार को। महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को तहसील दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में पॉलिएस्टर रेशे का कारखाना कहाँ स्थित है? तो बाराबंकी जिले में पॉलिएस्टर कारखाना है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में हुई थी, कानपुर में। एक जिला एक उत्पाद की जो संकल्पना है हमने कहाँ से ली है? तो जापान से ली है। जापान भी 1979 से चल रही है। अब उत्तर प्रदेश ने कब ली है इसे? उत्तर प्रदेश में कब लागू हुई एक जिला एक उत्पाद योजना? तो 24 जनवरी, जो कि उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया था। और ये स्थापना कब हुई? ये योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2018 में। नेक्स्ट है भारत में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1965 में, 1965 में। नाफेड, जो कि एक कृषि विपणन से संबंधित है, कृषि की खरीदारी जो बिक्री होती है उसी से संबंधित है नाफेड एक संस्था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1958 में। 1958 में। मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। फिर आता है उत्तर प्रदेश किसान बही योजना। ये कब आई थी उत्तर प्रदेश में? 1992 में लागू हुई थी किसान बही योजना।
उर्वर भूमि अगर हो तो उसका पीएच मान कितना होना चाहिए, तो 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। आपको पता होगा कि 7 जो नंबर होता है ये 7 पीएच किसका होता है, जो चीज़ उदासीन होती है। 7 से कम वाली अम्लीय होती है, तो 7 से ज़्यादा वाली थोड़ा क्षारीय होती है। 7 से ज़्यादा जैसे हम बढ़ते जाएंगे क्षारीय होता जाएगा, 7 से कम अम्लीय। तो मतलब उर्वर मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए, हल्की अम्लीय होनी चाहिए। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर आगे चलेंगे, आम्रपाली आम जो होता है एक जो संकर प्रजाति है, ये किसका किसका मिक्सचर है, तो दशहरी आम का और नीलम आम का मिक्सचर है आम्रपाली आम। बहार प्रजाति किससे संबंधित है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रजातियां हैं, तो ये अरहर से संबंधित है। वरुणा प्रजाति किसकी है, सरसों की। चंद्रा है मूंगफली की। कुफरी एक आलू होती है, कुफरी कहाँ पे है, शिमला में स्थित है, शिमला में ही आलू का संस्थान भी स्थित है। तो ये आलू कुफरी किसकी प्रजाति है, आलू की। फिर एक है ललित संगम और सेबरंग, ये किसकी प्रजाति है, अमरूद की। ललित संगम सेबरंग अमरूद। फिर है वाराणसी, कड़का, उमरन और गोला, ये किसकी प्रजातियां हैं, वाराणसी, कड़का, उमरन और गोला, ये चारों जो हैं बेर की प्रजातियां हैं। आगे चलेंगे, पूसा स्वादिष्ट, पूसा महिमा, मयूरी, सूर्य और रेड लेडी, ये किसकी प्रजातियां हैं, तो ये पपीते की प्रजातियां हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, तो पूर्वी यमुना नहर है उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर। और ये किसके टाइम पे बनी थी, तो मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जो जाना जाता है, जिसके आगे रंगीला लगता है, मोहम्मद शाह के समय से है ये। और ये मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड कब है, 1719 से 1748 के बीच में। और इसी जो नहर है पूर्वी यमुना नहर, इसका बाद में ब्रिटिश काल में पुनरुद्धार किया गया था। तो अगर डेट पूछी जाए इसका जब ईयर आता है, तो यही 1830 लिखा रहता है। 1830 में ही बनी थी पूर्वी यमुना नहर। और इसकी जो लंबाई है वो 197 तो वैसे है, जो एक मेन नहर है उसकी लंबाई 197 किलोमीटर है। वैसे बाद में बहुत ज़्यादा, ये 1400 कुछ किलोमीटर अब हो गई है। आगे चलेंगे, बहुत सारी इसमें परियोजनाओं को जोड़ दिया गया है पूर्वी यमुना नहर में। फिर है खटीमा जल विद्युत परियोजना, किस नहर पर स्थित है ये, तो शारदा नहर पर स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1952 में, 1952 में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की बात की जा रही है, कब स्थापना हुई, 1952 में, लखनऊ में। बजहर नामक एक पर्व होता है जो किस जनजाति के द्वारा बनाया जाता है, तो थारू जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। इसके अलावा बदला विवाह भी किसके द्वारा प्रचलन में है, तो ये थारू जनजाति में बदला विवाह होता है और इसी के द्वारा बजहर नामक पर्व भी मनाया जाता है। थारू जनजाति ही दिवाली को शोक के त्यौहार के रूप में बनाती है। अब इसमें पहला टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है लोगों को। तो ग्राम सभा क्या होती है, उन लोगों का समूह होता है जो 18 साल से ऊपर हों और उनका नाम मतदाता सूची यानी जो निर्वाचन वाली सूची होती है उसमें दर्ज होगा, तो वो पूरा समूह क्या कहलाएगा, ग्राम सभा समूह कहलाएगा। अगर किसी की उम्र 18 साल से ऊपर है लेकिन उसका नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो वो ग्राम सभा में नहीं आएगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ग्राम पंचायत क्या होता है, ये एक तरह का कार्यकारी निकाय होता है जो काम करता है गाँव के लिए। इसमें कौन कौन से सदस्य आएंगे, जो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं जनता के द्वारा, मतलब जितने भी मेंबर हैं ये मतदाता सूची वाले, वो सब इनको चुनते हैं। जैसे जो वार्ड मेंबर्स होते हैं, जैसे BDC वगैरह होते हैं, ग्राम प्रधान होते हैं, इनको चुना जाता है लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, इसलिए किसमें आएंगे, ग्राम पंचायत में आएंगे। साथ ही साथ इसमें कुछ और व्यक्ति आते हैं, जैसे पंचायत सचिव हो गए जिनकी नियुक्ति होती है अधिकारीगण, और ग्राम विकास अधिकारी वगैरह भी इसमें आते हैं। ग्राम रक्षक इसमें आते हैं, ग्राम रक्षक। ये 3-4 लोग इसमें आते हैं, केवल वार्ड मेंबर्स, ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव, ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम रक्षक। तो ये पूरा निकाय किस तरह का होगा, कार्यकारी निकाय जो गाँव के विकास के लिए काम करेगा। तो ये हो गई ग्राम पंचायत, ये हो गई ग्राम सभा। अब एक चीज़ और इसमें अंतर है कि ये एक स्थायी निकाय होता है ग्राम सभा, मतलब इसके जो मेंबर्स होंगे, जो लोग होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं, उसी गांव में रहेंगे। ग्राम पंचायत जो है एक अस्थायी निकाय है, इसमें कुछ लोग चेंज होते हैं, जैसे 5 साल बाद ये वार्ड मेंबर्स, ग्राम प्रधान वगैरह चेंज हो जाते हैं, और या फिर इनका ट्रांसफ़र हो गया ग्राम विकास अधिकारी का। तो इस तरह से ये अस्थायी निकाय है ग्राम पंचायत, और ग्राम सभा स्थायी निकाय है। अब बैठक की बात करें तो ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार जरूर होनी चाहिए। तो ये अनिवार्य है, कम से कम 2 बार होनी चाहिए ग्राम सभा की बैठक। और इसमें अगर पूछा जाए कि कोरम में कितने लोगों को होना चाहिए, तो जितने भी मेंबर्स हैं उनके 5वें भाग की उपस्थिति जो है अनिवार्य रहती है। लेकिन अगर 5वां भाग उपस्थित ना हुआ हो तो दोबारा उसकी बैठक करा ली जाएगी, और ज़रूरी नहीं है कि 5वां भाग उपस्थित हो। इस तरह की जो बैठक होती है जिसमें सभी लोग उपस्थित नहीं होते, उसे दरबार बैठक कहा जाता है। अब इस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो या तो प्रधान करेगा या फिर जिला पंचायत अधिकारी करेगा। तो ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 2 बार, अध्यक्षता कौन करेगा, प्रधान या फिर जिला पंचायत अधिकारी। और कोरम में कितने सदस्य होना चाहिए, तो 5वें भाग की उपस्थिति जो है अनिवार्य होनी चाहिए। अब ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत की बैठक हर माह आयोजित की जाती है। आयोजित कौन करता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधान इसका अध्यक्ष होता है। इसमें कितने लोगों की उपस्थिति अनिवार्य होती है, तो 1/3 भाग की उपस्थिति अनिवार्य होती है। अगर ये लोग उपस्थित नहीं हुआ 1/3 भाग, तो इसका कोरम जो है उसको कह दिया जाता है कि कम लोग भी हैं तब भी आ सकते हैं। मतलब इसकी बैठक होगी जरूर हर महीने, लेकिन इसका कोरम में 1/3 सदस्य होना चाहिए। नहीं हुए तो अलग की बात है, दोबारा बैठक करा ली जाएगी।
अब अगर बैठक बुलानी है तो ग्राम सभा की अगर बैठक बुलानी है तो 15 दिन पहले हमें सूचना देनी पड़ती है। गांव में केवल 2 बार बैठक होती है, इसलिए 15 दिन पहले बताना पड़ता है। लाउड स्पीकर से बताया जाएगा या फिर लिखित सूचना दी जाएगी। और ये जो ग्राम पंचायत वाली बैठक होती है इसमें 5 दिन पूर्व सूचना दी जाती है बैठक की बैठक होने वाली है। लिखित सूचना या फिर किसी तरह से भी इसकी सूचना दी जाती है लोगों को, जितने भी मेंबर्स होते हैं। आगे चलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। जैसे 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन था वो जब पास हुआ तो उस टाइम पे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब ये 73वां और 74वां पास हुआ था, ये पास कब हुआ था? 1992 में। लागू कब हुआ था? 93 में। इस टाइम पे राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा और प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। वैसे तो हमने पूरा पंचायती राज पढ़ रखा है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बच गए थे वो यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। ग्राम सभा बनने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, मतलब मतदाता कितने होने चाहिए? अगर एक ग्राम सभा में बनानी है तो 1000 मतदाता उसमें होना चाहिए, ग्राम सभा के अंदर आने चाहिए। लेकिन अगर एक गांव में 1000 मतदाता नहीं आ रहे हैं तो बाकी के 1-2 गाँव को और शामिल कर लिया जाता है। इस तरह से 1000 लोग पूरे हो जाते हैं। तो इसमें ये न्यूनतम वाला है कि 1000 से कम नहीं होना चाहिए। अब कुछ मतदाता और उनके ऊपर कितने ग्राम सभा के जो मेंबर्स होते हैं, वो इलेक्टेड जो मेंबर होते हैं, वो कितने होने चाहिए अधिकतम? तो 1000 अगर मतदाता है तो 9 सदस्य होने चाहिए। 1000 से 2000 जो है अगर है मतदाता तो 11 सदस्य होने चाहिए। 11 मतलब ये अधिकतम वाला है। फिर 2000 से 3000 में है तो 13 सदस्य होने चाहिए। 3000 से अगर ज़्यादा मेंबर्स हैं, ज़्यादा मतदाता हैं तो 15 सदस्य होने चाहिए, ये अधिकतम है। 15 से ज़्यादा सदस्य नहीं होंगे, चाहे 3000 का 5000 हो जाए तभी सदस्य 15 रहेंगे। मतलब अगर अधिकतम पूछा जाए ग्राम सभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है तो 15 हो सकती है। आपको कई जगह ये अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, लेकिन ये वाला चीज़ बहुत ऑथेंटिक है और यही मानिएगा सत्य कि अगर 3000 से ज़्यादा भी कितना भी रहे तो अधिकतम जो मेंबर्स की संख्या है वो 15 हो सकती है। आगे चलेंगे, पंचायत के जो चुनाव होते हैं उनका निर्णय कौन करेगा कि पंचायत चुनाव हो? अब तो ये राज्य सरकार करेगी। पंचायत चुनाव कराया जाता है किसके द्वारा? तो ये राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल में आता है? तो 243K में आता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 243K, इसके अंतर्गत आता है राज्य निर्वाचन आयोग। इसका काम बस यही होता है पंचायत चुनाव का आयोजन कराना, राज्य निर्वाचन आयोग का। बाकी जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, राज्य के और जो बड़े बड़े चुनाव होते हैं, विधानसभा वाला एक मेन चुनाव होता है, उसे कौन कराता है? का जो देश का हमारे निर्वाचन आयोग है वो आयोजित कराता है। राज्य निर्वाचन आयोग का काम केवल राज्यों के जो पंचायती चुनाव हैं उन्हें आयोजित कराना होता है। आगे चलते हैं, पंचायत का जो एक अधिनियम आया था, अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार वाला अधिनियम, ये कब आया था? 1996 में। यह भी यूपीपीसीएस के भी एग्जाम में आया था। तो ये पूछा गया था ईयर कौन सा था जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार किया गया था पंचायतों का, तो ये 1996 में आया था। इसके अंतर्गत क्या है? तो ग्राम सभा के पास कुछ अधिकार होते हैं, जैसे अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति ग्राम सभा के पास होती है। साथ ही साथ जो वन है, अगर ग्राम सभा के अंतर्गत कोई वन आ रहे हैं तो उनका भी जो लघु जो वनोपज होती है, मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं, जैसे कोई आरक्षित क्षेत्र ना हो वन का, लेकिन थोड़ा बहुत क्षेत्र हो, तो उसके स्वामित्व का अधिकार होता है ग्राम सभा के पास। आगे चलेंगे, कुछ समितियां हैं और ज़्यादातर राज्यों में ये 6 समितियां ही होती हैं। कुछ राज्यों में और भी एक्स्ट्रा हो सकती हैं, लेकिन हमारे यूपी में यही है और ज़्यादातर राज्यों में यही है। ग्राम सभा की समितियां कौन कौन सी होती हैं? नियोजन और विकास समिति एक होती है, निर्माण कार्य समिति होती है, प्रशासनिक समिति होती है, शिक्षा समिति होती है, स्वास्थ्य और जन कल्याण समिति होती है, जल प्रबंधन समिति होती है। ये समितियाँ आपको याद रखनी चाहिए। नियोजन और विकास समिति, निर्माण कार्य समिति, प्रशासनिक समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य और जन कल्याण समिति, जल प्रबंधन समिति। नेक्स्ट है, किस जगह पे 4 स्तरीय पंचायत है? जैसे हमारे यहाँ 3 स्तरीय है, कहाँ पे 4 स्तरीय है? तो पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय है। 1 स्तरीय कहाँ है? जितने भी उत्तर पूर्व के राज्य, नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, जैसे मेघालय हो गया, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी में कितने स्तर की पंचायत है? तो 1 स्तरीय है। और इसमें उत्तर पूर्वी जितने भी राज्य हैं, इसमें असम को छोड़ा जाएगा। जितने भी राज्य हैं उत्तर पूर्व के, उसमें असम को छोड़कर जितने भी राज्य हैं सब जगह 1 स्तरीय पंचायत की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ केरल और जम्मू कश्मीर में भी 1 स्तरीय पंचायत पाई जाती है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं, जैसे 243A। 243A में ग्राम सभा के बारे में कहा गया है। 243B में पंचायतों के गठन के बारे में कहा गया है। अब ये 243D जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आरक्षण की बात की गई है, चाहे वो महिलाओं का आरक्षण हो, चाहे SC/ST का आरक्षण हो। कई जगह पे महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है, कहीं कहीं पे ये 50% आरक्षण महिलाओं को दे दिया गया है कई राज्यों में। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि अधिकतम आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं होगा महिलाओं का, लेकिन आरक्षण की बात किस आर्टिकल में की गई है? 243D, ये भी इंपॉर्टेंट है। 243E क्या है? तो अवधि, कितनी अवधि होगी पंचायत की? 5 साल अवधि होगी, लेकिन अगर बीच में ही किसी कारणवश उसे भंग करना पड़ा तो एक उपचुनाव होगा जो बचे हुए टाइम के लिए होगा। जैसे 5 साल की पंचायत है हमारी,
जो टाइम अवधि है 5 साल की है, 3 साल में किसी तरह से हट गई, मतलब प्रधान का निधन हो गया या फिर कोई ऐसी बात हो गई कि पंचायत को भंग करना पड़ा, तो बाकी का जो उपचुनाव होगा वो आगे के 2 साल के लिए केवल होगा। मतलब फिर से वो 5 साल के लिए नहीं होगा, केवल 2 साल के लिए होगा। लेकिन अगर ये टाइम पीरियड जो है केवल 6 महीने बचा हुआ है तो पूरी तरह से नया चुनाव होगा। अगली जो पंचायत बनेगी वो 5 साल के लिए बनेगी। तो इस तरह की बात होती है इसमें। अगला जो प्रधान बनेगा। फिर 243I में क्या होगा, राज्य वित्त आयोग। जितना भी पंचायतों से के वित्त पोषण से संबंधित बात होती है वो राज्य वित्त आयोग करता है। और ये किस में आता है, 243I में। इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल, राज्य वित्त आयोग की। फिर आता है 243K। ये किससे संबंधित है, राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है। जितने भी पंचायतों के चुनाव होते हैं राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। अब पंचायत किस भाग में आता है संविधान के, तो भाग 9 में। ये तो आपको पता ही होगा। किस अनुसूची में आता है, तो ये 11वीं अनुसूची में आता है। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, तो इनकी संख्या होती है 17। अभी ये 17 संख्या थोड़ा वेरी कर जाती है, कहीं कहीं पे आपको 16 या फिर 18 मिल सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मोस्ट एकदम एक्यूरेट माना जाएगा वो 17 है। 17 पोषक तत्वों की संख्या अब तक ज्ञात है। इन्हें बढ़ाया घटाया जाता रहता है हमेशा, इसलिए ये चेंज होता रहता है। आगे चलेंगे। हर संस्थाएं अपना अलग अलग जारी कर देती हैं कि आवश्यक पोषक तत्व कितने होने चाहिए। विदेशी संस्था या फिर होगी अपने देश की संस्था। अब प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटास पूछा जाता है। कहा जाता है कि इनमें से कौन सा तत्व प्राथमिक पोषक तत्वों में नहीं आता है। तो फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटास ज़्यादातर ऑप्शन में रहता है। इसके अलावा जो कोई रहता है तो वो ऑप्शन गलत होता है। तो प्राथमिक पोषक तत्व में फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये तीनों काफ़ी कम ऑप्शन में रखे जाते हैं। ये तीनों ज़्यादा रखे जाते हैं, फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटास। आगे चलेंगे। तृतीयक पोषक तत्व में कौन कौन सा आएगा, तो मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर। मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर को गंधक भी कहा जाता है, तो कभी कभी ऑप्शन में गंधक लिखा मिल सकता है। तृतीयक पोषक तत्व में मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर। फिर आगे देखेंगे सूक्ष्म पोषक तत्व में कौन कौन सा आता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो ऊपर वाला कोई दे देगा और बाकी ये सभी दे देगा, तो ये आपको पता होना चाहिए अलग अलग। सूक्ष्म पोषक तत्वों में मैग्नीज आता है, बोरान आता है, आयरन आता है, जिंक आता है, मॉलिब्डेनम आता है, कोबाल्ट आता है, क्लोरीन आता है, सोडियम आता है, तांबा आता है। तो ये पता होना चाहिए, मैग्नीज, बोरान, आयरन, जिंक, मॉलिब्डेनम, कोबाल्ट, क्लोरीन, सोडियम, तांबा। और ज़्यादा क्वेश्चन ये जो सोडियम लिखा हुआ है, सोडियम के बारे में काफ़ी क्वेश्चन आता है कि किन तत्वों में आएगा, ये सूक्ष्म पोषक तत्व है या फिर प्राथमिक पोषक तत्व है या फिर द्वितीयक पोषक तत्व है। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे। जिस मृदा में नाइट्रोजन की कमी रहती है वहाँ पे कौन से पौधे पाए जाते हैं, ये काफ़ी क्वेश्चन आता है। तो उसमें ड्रोसेरा पाया जाता है, घटपड़ी पाया जाता है, विनस फ्लाईट्रेप का पाया जाता है। ये वो पौधे हैं जो कीटभक्षी पौधे होते हैं, जो अपना नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं कीड़ों से, कीड़ों को खा के अपने नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। तो जहाँ नाइट्रोजन की कमी होगी इस तरह के पौधे होंगे। आगे चलेंगे। अब मृदा के पोषक तत्व और पौधे में उनके कार्य क्या क्या होते हैं। तो पहला तत्व है यहाँ पे फास्फोरस। फास्फोरस का काम है जड़ों का विकास करना और ऊर्जा का संग्रहण करना। पौधे में जड़ों का विकास करना और ऊर्जा का संग्रहण करना किसका काम है, फास्फोरस का। अगला जो तत्व है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का काम है पौधे की वृद्धि करना और पौधे में प्रोटीन उत्पादन करना। तो पौधे जो बढ़ते हैं किसकी वजह से बढ़ते हैं, नाइट्रोजन की वजह से। पोटेशियम का क्या काम है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। किसी पौधे में आसानी से कोई रोग ना लग पाए उसके लिए क्या होना चाहिए, कौन सा था, तो पोटेशियम। कैल्शियम तत्व का काम है कोशिका विभाजन करना और कोशिका संरचना करना। तो कोशिका संरचना और विभाजन का काम किसका, कैल्शियम का। अब मैग्नीशियम के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है और इसका काम होता है पौधे में लौह अवशोषण, मतलब आयरन अवशोषण का काम कौन करता है, मैग्नीशियम। फिर आता है मॉलिब्डेनम। ये जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। किन पौधों में जो दलहनी फसलें होती हैं उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम किसका होता है, मॉलिब्डेनम का। तो ये सभी इतने तत्व काफ़ी एग्जाम में रिपीट कर सकते हैं या फिर मैचिंग में आ सकते हैं। आगे चलेंगे। उर्वरकों के प्रकार कितने होते हैं। तो रासायनिक उर्वरक होती है, जैव उर्वरक होती है। अब पहले रासायनिक उर्वरक के देखते हैं। तो नाइट्रोजन के उर्वरक होते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं, पौधे में किस तरह से नाइट्रोजन पहुंचे उसके लिए यूरिया यूज़ की जाती है। यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है, 46%, ये भी पूछा जाता है। फिर है अमोनियम सल्फेट, जिसमें अमोनिया कितना होता है, 25%। और इसमें जो नाइट्रोजन होता है वो अमोनिया के रूप में उपस्थित होता है अमोनियम सल्फेट में। ये भी पौधों को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। फिर आगे बात करेंगे कैल्शियम नाइट्रेट की। ये मार्केट में किस नाम से बिकता है, ये भी इसमें भी नाइट्रोजन होती है कैल्शियम नाइट्रेट में। ये मार्केट में नॉर्वेजियन साल्ट पीटर के नाम से बिकता है, नॉर्वेजियन साल्ट पीटर। आगे चलेंगे। पोटेशियम के उर्वरक कौन कौन से होते हैं। तो पोटेशियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम नाइट्रेट होता है, पोटेशियम सल्फेट होता है। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम सल्फेट, ये पोटेशियम वाले उर्वरक हैं।
फिर फॉस्फोरस के उर्वरक कौन होते हैं जो फॉस्फोरस प्रोवाइड करते हैं पौधों को? सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, ये फॉस्फोरस उर्वरक है। इसके अलावा सुपर फॉस्फोरस, ये सुपर फॉस्फोरस जो होता है ये हड्डियों को पीस के बनाया जाता है, जानवरों की हड्डियाँ या फिर किसी भी चीज़ की, मेरे जानवर की हड्डियाँ पीस के बनता है फॉस्फोरस वाला उर्वरक। फिर मिश्रित उर्वरक जो होता है इसमें सभी चीज़ें आ जाती हैं, अमोनिया आ जाता है, इसमें फॉस्फोरस आ जाता है, अमोनियम सुपर फॉस्फोरस आ जाता है, तो सबका मिक्सचर होता है ये मिश्रित उर्वरक। आगे चलेंगे। अब ये हो गए रासायनिक उर्वरक, कई तरह के हो गए, नाइट्रोजन की उर्वरक, पोटेशियम की उर्वरक, फॉस्फोरस की उर्वरक और मिश्रित उर्वरक। अब देखेंगे जैव उर्वरक, जैव फर्टिलाइज़र क्या होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जीवाणु होते हैं जिनका काम होता है मृदा में पोषक तत्वों को बढ़ाना, मृदा की उर्वरता को बढ़ाना। तो ये जैव उर्वरक वही काम करते हैं, बहुत सारे जीवाणुओं का ये समूह होता है जो कि मृदा की उर्वरता शक्ति को बढ़ाता है, इसी को जैव उर्वरक कहा जाता है। इसका काम होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये जो जीवाणु होते हैं ये जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है उसको खींच के उसे अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं, उसके बाद पौधे को प्रोवाइड कर देते हैं। तो यही काम होता है इनका जैव उर्वरकों का। तो आगे देखेंगे यहाँ पे कितने प्रकार के होते हैं ये। तो पहला है राइजोबियम, ये कई जगह पे आपको अलग अलग मिल सकता है लेकिन यही चीज़ें रहेंगी, इसमें नंबर नहीं पूछा जाता कितने टाइप का होता है, बस ये नाम पता होना चाहिए आपको। तो राइजोबियम क्या होता है, इसका भी काम होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना। ये जड़ों में ग्रंथि बनती है, इससे एक नाइट्रोजन वायुमंडल से लेके जड़ों में ग्रंथि बना देता है ये राइजोबियम। तो राइजोबियम की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जड़ों में जिनका काम होता है पौधों को पोषक तत्व प्रोवाइड कराना। राइजोबियम का यूज किस तरह की फसल में होता है, तो हर तरह की जो दलहनी फसल होती है जैसे चना, मूंग, उड़द, अरहर, मसूर, उनमें राइजोबियम का यूज़ किया जाता है। अगला है एजोटोबैक्टर, ये जो है भूमि और जड़ में मुक्त अवस्था में रहता है एजोटोबैक्टर। इसका यूज दलहनी फसल को छोड़ के बाकी फसलों के लिए किया जाता है। ये भी नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है और अन्य पोषक तत्व प्रोवाइड करता है एजोटोबैक्टर। आगे चलेंगे, एसिटोबैक्टर क्या होता है, तो ये जड़ों में नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है। एसिटोबैक्टर का काम है नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करना। और एसिटोबैक्टर का यूज़ किस फसल में होता है, तो गन्ने में किया जाता है एसिटोबैक्टर का यूज़। अब है एजोस्पिरिलियम, ये मक्का में यूज़ होता है, जौ में यूज़ होता है, ज्वार में यूज़ होता है और जाड़े की जितनी भी फसलें होती है उसमें एजोस्पिरिलियम का यूज़ किया जाता है जो कि पौधों को पोषक तत्व प्रोवाइड करता है। फिर आता है नील हरी शैवाल, ये नील हरी शैवाल का काम क्या होता है, तो ये चावल में या फिर धान वाली जो फसलें होती है धान की फसल में यूज़ होता है और ये मिट्टी की क्षारीयता को भी कम करता है। तो नील हरी शैवाल के बारे में पूछा जा सकता है, इसका काम क्या होता है, मिट्टी की क्षारीयता को कम करना। यूज़ किस फसल में होता है, तो धान की फसल में। अगला है यहाँ पे 6 नंबर एजोला, और ये एजोला क्या होते हैं, तो तालाबों और झीलों की सतह पर पाए जाते हैं एजोला। ये नाइट्रोजन का भंडार होते हैं, नाइट्रोजन इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है। एजोला का यूज़ भी धान की फसल में किया जाता है। आगे चलेंगे। अब फॉस्फोटिक क्या होता है, पीएसबी। अभी तक हमने जितनी चीज़ें पढ़ी वो जितने भी जैव उर्वरक देखी वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम कर रहे थे। ये जो फॉस्फोटिक है ये फॉस्फोरस के लिए यूज़ होगा, पौधों को फॉस्फोरस प्रोवाइड कराने के लिए। तो फॉस्फोटिक का काम होता है ये मृदा में जो अघुलनशील फिक्स जो फॉस्फोरस होती है जो घुलती नहीं है पानी में, उसे कन्वर्ट करता है घुलनशील फॉस्फोरस में और पौधे को उसे प्रोवाइड करता है। फॉस्फोटिक का काम क्या होता है, अघुलनशील जो फास्फोरस है उसे घुलनशील फास्फोरस में कन्वर्ट करना, उसे पौधे को प्रोवाइड करना जिससे वो सभी पोषक तत्व प्राप्त कर सकें। तो ये सभी जो जितने भी रासायनिक और जैव उर्वरक हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं या फिर